दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसकी कहानी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। पूरी मूवी एक लड़की की मिसिंग से लेकर उसके मर्डर की है, लेकिन जब तक डिटेक्टिव उसके कातिल को ढूंढते तब तक एक और कत्ल हो जाता है, जिससे उनकी गुत्थी और ज्यादा उलझ जाती है और आखिर में आता है वो ट्विस्ट जो पूरी कहानी को एक अच्छा क्लाइमेक्स देता है। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सुबह से, जहां कुछ लोगों को रास्ते के बीचों बीच किसी अनजान लड़की की लाश मिलती है। वो देखते हैं कि उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इसके बाद हम डॉक्टर जॉन वॉटसन को देखते हैं, जिनको इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने बुलाया होता है। इसी कमरे में फॉरेंसिक डॉक्टर माइकल भी मौजूद होते हैं, जो उसी लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे जिस लड़की की लाश रास्ते पर पड़ी मिली थी। वो देखते हैं कि इस लड़की के गले के बीचों बीच एक रेशम का कपड़ा कसकर बांधा हुआ था और इसी से लड़की की मौत हुई थी। अब माइकल लड़की की लाश को अच्छे से जांचता है और कहता है कि मेरे हिसाब से ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होगी, क्योंकि जिस तरह के कपड़े इसने पहने हैं ऐसे कपड़े ज्यादातर वैसी महिलाएं ही पहनती हैं। साथ ही वो देखता है कि उस लड़की के घुटनों के पास घाव के निशान थे। जिसके बाद माइकल कहता है कि जरूर इस लड़की के किसी क्लाइंट ने इसके साथ गलत करने की कोशिश में इसे मार डाला होगा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इनके साथ ऐसा ही होता है। अब सीन यहाँ से शेरलॉक पर आता है, जिसने आजकल नए केसेस लेना छोड़ दिया है और ज्यादातर वो नशे में ही रहता है। खैर, अब उसको थोड़ा होश आता है, जिसके बाद वो क्लब से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में शेरलॉक की मुलाकात वॉटसन से होती है, जो कि उसका दोस्त था, जैसा कि हम शेरलॉक की हर मूवी में देखते आए हैं। खैर, अब वॉटसन को पता था कि शेरलॉक हर सुबह इसी रेस्टोरेंट में आता है, इसलिए वॉटसन ने शेरलॉक का पीछा किया था। अब शेरलॉक कहता है कि इस बार तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वॉटसन कहता है कि दरअसल एक केस है जिसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। पुलिस को एक 16 साल की लड़की की लाश मिली है। ऐसा कहकर वॉटसन शेरलॉक के सामने उस लड़की की फोटो रख देता है। लेकिन अब शेरलॉक को किसी भी केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो इस केस को पहली नजर में ही रिजेक्ट कर देता है और इससे डिसअपॉइंट होकर वॉटसन वहां से चला जाता है। फिर वॉटसन के वहां से जाते ही शेरलॉक उस लड़की की फोटो को ठीक से देखता है और इसे देखकर वो एकदम से काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद शेरलॉक जल्दी से अपने घर 221 बी में पहुंचता है। यहाँ शेरलॉक सभी पुराने केसेस या इंसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़पेपर्स रखा करता था। इधर शेरलॉक को काफी ढूंढने पर उसके काम की न्यूज मिल जाती है, जिसके बाद वो सीधा मॉर्चरी जाकर उस लड़की की लाश का चेहरा देखता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन आ जाते हैं। इसे देख शेरलॉक वॉटसन की तारीफ करता है, क्योंकि वॉटसन पहले ही जान जाता था कि शेरलॉक उसे कहाँ पर मिलेगा। खैर, अब शेरलॉक उस लड़की की लाश को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं वॉटसन शेरलॉक को लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनाता है, जिसके अनुसार लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी। लेकिन शेरलॉक कहता है गलत, ये लड़की कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी। इवन इसने जो कपड़े पहने हैं वो शायद किलर ने इसे मारने के बाद पहनाए हैं, क्योंकि ऐसी लेडीज के दांत और नाखून इतने साफ नहीं होते। अब ऐसा कहते ही शेरलॉक को उस लड़की के मुंह में कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद वो एक टूल उठाकर उस लड़की के मुंह के अंदर से एक कपड़ा निकालता है जो कि अंदर तक घुसाया गया था। इसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद शेरलॉक कहता है, लेस्ट्रेड को इन्फॉर्म करो, हमें इस लेडी एलिस पैट्री की लाश से एक रेशम का कपड़ा मिला है। अब ऐसा कहकर शेरलॉक वॉटसन को वो न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें एलिस की तस्वीर थी। फिर शेरलॉक बताता है कि एलिस वैसी लेडी नहीं थी जैसा कि डॉक्टर माइकल ने बताया, बल्कि वो शहर के सबसे अमीर जनरल और उनकी वाइफ लॉरेन की बेटी है। उसके ऐसा कहते ही सीन उसी जनरल की वाइफ लॉरेन पर शिफ्ट होता है, जो कि कुछ लड़कियों को डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवा रही होती है। असल में ये डांस लंदन के राजा के आने पर उनके पैलेस में परफॉर्म किया जाएगा। इधर लॉरेन देखती है कि उसकी बेटी एलिस गायब है, इसलिए लॉरेन रॉबर्ट नाम की दूसरी डांसर को एलिस का रोल प्ले करने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक लॉरेन के पास उनका बटलर उन्हें कुछ बताने आता है, जिसके बाद लॉरेन को वहां से फौरन निकलना पड़ता है। दरअसल लॉरेन से मिलने इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आए थे, जो उन्हें बताते हैं कि हमें सड़क के किनारे एक लाश मिली है और हमें शक है कि वो आपकी बेटी हो सकती है। हालांकि लॉरेन को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बॉडी को चेक करने लेस्ट्रेड के साथ मॉर्चरी पहुंचती है। अब यहाँ लाश को देखते ही लॉरेन, जो अब तक काफी नॉर्मल थी, उनका चेहरा उदासी से भर जाता है। मतलब ये लाश सच में उसी की बेटी एलिस की है। लेकिन जब लॉरेन एलिस से मिले कपड़ों को देखती है तो वो बताती है कि ये कपड़े एलिस के नहीं हैं, जिससे शेरलॉक होम्स की थ्योरी सही साबित होती है कि वो लड़की कोई गलत काम नहीं करती थी। इसके बाद मैडम लॉरेन अपनी बेटी की मौत के गम में वहां से चली जाती है और आगे शेरलॉक भी वॉटसन के साथ घर पहुंचता है। अब यहाँ आते ही शेरलॉक
लॉरेन के हस्बैंड जॉर्ज के बारे में पता करने जुट जाता है। दरअसल शेरलॉक को पता था कि एलिस की मौत की खबर सुनकर जो अगला आदमी उनके पास आएगा वो जरूर जॉर्ज होगा, और होता भी ऐसा ही है। जनरल जॉर्ज इनसे मिलने इनके घर आते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी बेटी के किलर को कैसे भी ढूंढना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे लगे, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस आप उसके हत्यारे को ढूंढ निकालिए। ये सुनकर शेरलॉक कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ढूंढ निकालूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मुझे इस केस को सॉल्व करने की पूरी छूट चाहिए, यानी मैं आपकी फैमिली में किसी से भी कभी भी तहकीकात कर सकता हूँ, इस पर कोई बंदिश नहीं होगी। तो जॉर्ज इस पर एक बार में मान जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगली सुबह शेरलॉक जॉर्ज के मेंशन में पहुंचता है। यहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड शेरलॉक को एलिस के कमरे की तरफ ले जाते हैं। जहाँ आते ही शेरलॉक इस कमरे में रखे हर सामान को गौर से देखता है और तभी वो बालकनी की तरफ कुछ नोटिस करता है। इसके बाद शेरलॉक खिड़की खोलकर बालकनी के बाहर आ जाता है और लेस्ट्रेड को नीचे रखे सिगरेट और दारू की बोतल दिखाता है। अब शेरलॉक उससे कहता है कि इस बोतल के फिंगरप्रिंट की जांच करवाइए। यहाँ पर 4 सिगरेट्स हैं, जिनमें से 2 सिगरेट को होल्डर में डालकर बुझाया गया है, जबकि बाकी 2 सिगरेट्स को पैरों से कुचलकर बुझाया गया है। इसका मतलब ये 4 सिगरेट 2 अलग अलग आदमियों ने पिए हैं। हालांकि वो ये भी कहता है कि यहाँ स्ट्रगल का कोई निशान नहीं, यानी किलर एलिस को आसानी से उठाकर ले गया था। फिर वो कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार एलिस ने मरने से ठीक पहले चॉकलेट खाई थी, इसलिए जरूर उसी चॉकलेट में किलर ने बेहोशी की दवा मिलाई होगी, और ऐसा करने वाला पक्का एलिस के जान पहचान वाला ही होगा, जो इस पूरे घर से वाकिफ होगा। इसलिए एलिस के हर एक फैमिली मेंबर के फिंगरप्रिंट्स जमा करो, किसी को भी मत छोड़ना। आगे शेरलॉक घर के बटलर से शराब की बोतल के बारे में पूछता है कि आखिर वो बॉटल्स वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या इसके बारे में कुछ पता है? तो बटलर कहता है कि सर वो बोतल घर के मालिक यानी जनरल जॉर्ज संडे की रात को 11 बजे लेकर गए थे, शायद वो गलती से उसे बालकनी में भूल गए होंगे। तो अब शेरलॉक इस जानकारी के लिए बटलर को थैंक्स कहता है और आगे की प्रोसेस शुरू कर देता है। इसके बाद उस घर के सभी सदस्य के फिंगरप्रिंट्स जमा होते हैं, जिसके बाद शेरलॉक अकेले में मिस लॉरेन और जॉर्ज से तहकीकात करता है। यहाँ उसे उनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों एलिस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस बीच शेरलॉक जॉर्ज से पूछता है कि वो संडे की रात कितने बजे सोने गया था। तो जॉर्ज कहता है 12 बजे तक मैं पूरी तरह से सो चुका था। इसके बाद शेरलॉक कहता है कि 12 बजे के ठीक बाद किलर एलिस के कमरे में आकर उसे किडनैप करके ले गया, और उस वक्त एलिस अपने कमरे की छत पर बैठकर आपके कमरे से चुराई हुई सिगरेट्स और विस्की पी रही थी। लेकिन किलर ने जब उसे अगवा किया तो विस्की और सिगरेट छत पर ही छूट गए। वो आगे कहता है कि हैरानी की बात यह है कि किलर को अच्छे से मालूम था कि एलिस के कमरे का स्ट्रक्चर कैसा है और पीछे से भागने का दरवाजा किस तरफ है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि किलर इसी घर का कोई सदस्य है। और ऐसा कहकर शेरलॉक उस मेंशन से निकल जाता है, जिसके बाद वो सीधा वॉटसन के घर पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉटसन की बहुत ही जल्द जेनी नाम की साइकाइट्रिस्ट से शादी होने वाली थी, लेकिन शेरलॉक जेनी से कभी मिल नहीं पाया था, इसलिए आज इन दोनों ने एक साथ शेरलॉक को डिनर में इनवाइट किया था। इधर डिनर के वक्त जेनी शेरलॉक से घुलने मिलने की कोशिश करती है, लेकिन शेरलॉक को लड़कियों से बॉन्डिंग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं और इसीलिए शेरलॉक कभी भी शादी नहीं करेगा। और तभी वहाँ फोन की बेल रिंग होती है, जिसके बाद शेरलॉक और वॉटसन को एक जगह बुलाया जाता है। यहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड शेरलॉक को शहर के एक और अमीर आदमी लॉर्ड मेंसिंगहैम से मिलवाते हुए कहता है कि इनकी बेटी जॉर्जिना ठीक 9 बजे डांस रिहर्सल के बाद घर आई थी और फिर अचानक से अपने घर से कहाँ गायब हो गई, किसी को नहीं पता। तो इस तरह से हम भी समझ पाते हैं कि जॉर्जिना भी उसी डांस ग्रुप की मेंबर थी जिसे मिस लॉरेन प्रैक्टिस करवाती थी। तभी वहाँ जॉर्जिना के कमरे से रॉबर्टा नीचे आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्टा जॉर्जिना की छोटी बहन है और यह वही लड़की है जिसे लॉरेन ने एलिस के ना आने की वजह से रोल प्ले करने के लिए कहा था। अब हम देखते हैं कि रॉबर्टा शेरलॉक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहन को किसी तरह से ढूंढ निकाले। इसके बाद शेरलॉक जॉर्जिना के उस कमरे को देखने जाता है जहाँ से वो गायब हुई थी। यहाँ शेरलॉक अपने दोनों साथियों को बाहर रोककर खुद जॉर्जिना के कमरे में अकेला जाता है, जिसके बाद बेड के नीचे फर्श के पास शेरलॉक को सफेद पाउडर जैसी एक व्हाइट परत दिखती है। वहीं बाहर जब काफी समय तक शेरलॉक बाहर नहीं निकलता तो जॉन और लेस्ट्रेड शेरलॉक को ढूंढने कमरे के अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि शेरलॉक उस कमरे के सीक्रेट रूफ पर है और वो सफेद परत इसी रूफ से गिरी थी। अब शेरलॉक रूफ की सीलिंग को अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस सीलिंग में एक दरवाजा था जो सीधे बाहर की तरफ खुलता था। इधर घर के अंदर जॉर्जिना की माँ
जॉर्जिना के गायब होने के बाद से ही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तभी शेरलॉक कमरे में आकर कहता है कि ये बात पक्की है, जॉर्जिना को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो इसे सुनकर जॉर्जिना की माँ और भी बड़े सदमे में चली जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। बाहर आकर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कहता है कि हमें जॉर्जिना को किसी भी तरह से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन शेरलॉक कहता है कि जॉर्जिना अब तक मर चुकी होगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उसे किलर ने मार डाला होगा। तो ये सुनकर लेस्ट्रेड और वॉटसन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अगर ये सच हुआ तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाएगी। अब अगली सुबह एक खंबे पर किसी लड़की की लाश रस्सी से बंधी हुई मिलती है और यही लड़की जॉर्जिना थी। फिर जॉर्जिना की लाश को चेक करने के बाद शेरलॉक कहता है कि जैसा मुझे शक था, जॉर्जिना को भी किलर ने एलिस की तरह पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और फिर उसकी किडनैपिंग की। वो आगे कहता है कि उस किलर को दोनों के घरों के बारे में बहुत सटीक जानकारी थी, यानी दोनों का किलर एक ही आदमी है और वो दोनों को अच्छी तरह से जानता था। आगे जॉर्जिना की फैमिली को उसकी लाश कंफर्म करने बुलाया जाता है, जहां रॉबर्टा जॉर्जिना की बॉडी को पहचान लेती है। लेकिन उसका कहना भी वही था जो एलिस के मामले में लॉरेन ने कहा था, यानी रॉबर्टा के हिसाब से वो कपड़े जॉर्जिना के नहीं थे। अगले सीन में लेस्ट्रेड, शेरलॉक और वॉटसन पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं और तभी एक ऑफिसर आकर बताता है कि जॉर्जिना ने जो कपड़े पहने थे वो असल में पिछली विक्टिम एलिस के थे। अब ये सुनकर शेरलॉक कहता है कि ये बात मैं पहले से जानता हूँ। वो लेस्ट्रेड से कहता है कि तुम्हें अपने बचे कुचे आदमियों को सड़क पर तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार हमारा सामना एक साइकोपैथ से हुआ है। ऐसा कहकर शेरलॉक साइको किलर से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि हर साइकोपैथ की एक फैंटेसी होती है, जिसे रियलिटी बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आगे शेरलॉक लेस्ट्रेड को बताता है कि तुमने नोटिस किया कि एलिस की ड्रेस जॉर्जिना को हर एंगल से बिल्कुल फिट आ रही थी, यानी किलर ने जानबूझकर जॉर्जिना जितनी हाइट और वजन वाली लड़की को चुना। इसका मतलब किलर के पास इतनी पैनी नजर है कि वो किसी को एक ही बार देखे और उसका पूरा नाप बना सके। और ऐसी कला ज्यादातर कपड़े बनाने वाले यानी ड्रेस मेकरों के पास होती है। और क्योंकि ये किलर सिर्फ अमीर घर की लड़कियों को ही टारगेट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अमीर लड़कियों की ड्रेस बनाने वाला दर्जी ही हो। तो ये सुनकर लेस्ट्रेड कहता है, लेकिन आखिर कोई ड्रेस मेकर लड़कियों को ही क्यों मारेगा? जिस पर शेरलॉक बताता है कि हर साइकोपैथ की मानसिक दशा कुछ ऐसी होती है कि उन्हें अजीब अजीब काम करने में खुशी का एहसास होता है, और हमारा किलर भी उन्हीं में से एक है। वो कहता है कि किलर पहले लड़कियों को किडनैप करने के बाद उनकी बॉडी को कपड़े से कसकर बांधता है ताकि वो हिल ना सके। फिर उनके मुंह के अंदर कपड़ा ठूंस देता है, जिससे वो तड़पने लगती हैं, और इसी तड़प की आवाज से किलर का डोपामिन लेवल बूस्ट हो जाता है। साथ ही इस तड़प को और बढ़ाने के लिए किलर उनके गले पर दूसरा कपड़ा धीरे धीरे कसता है, जिससे उनकी धीरे धीरे मौत हो जाती है। फिर आखिर में इतना करने के बाद किलर अपनी उस विक्टिम को पिछली विक्टिम की ड्रेस पहनाता है, और ये सब करके किलर हमें दिखाना चाहता है कि वो अपने काम में कितना परफेक्ट है। इवन उसने कोई ट्रेसेस भी नहीं छोड़े और ना ही अपने विक्टिम्स के साथ फिजिकल हुआ। मतलब किलर बीमार दिमाग वाला तो है, लेकिन उसका अपने मन पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, और यही वजह है कि वो अब तक हमारी पकड़ से बाहर है। अब ऐसा कहकर शेरलॉक बैठ जाता है और लेस्ट्रेड अपने ऑफिसर्स को काम पर लगने के लिए कहता है। इसके बाद शेरलॉक और वॉटसन ऑफिस से बाहर निकलते हैं। फिर शेरलॉक वॉटसन को बताता है, मैंने अभी तक लेस्ट्रेड और बाकी ऑफिसर्स को एक बात नहीं बताई। वॉटसन पूछता है, कौन सी बात? तो शेरलॉक कहता है कि किलर ने जॉर्जिना को मारकर उसे एलिस की ड्रेस पहनाई थी, इसलिए इस लॉजिक के हिसाब से एलिस के पास हमें जो ड्रेस मिली थी वो भी किलर ने अपनी किसी पुरानी विक्टिम को मारकर पहनाई होगी। तो हमें पहले उस फर्स्ट विक्टिम को ढूंढना होगा, क्योंकि कोई भी किलर अपना पहला मर्डर परफेक्ट तरीके से नहीं करता, यानी किलर ने जरूर अपने पहले विक्टिम की डेड बॉडी पर कोई ना कोई क्लू छोड़ा होगा। और ऐसा कहकर शेरलॉक वहां से सीधा मॉर्चरी जाता है और एलिस से मिली हुई ड्रेस की अच्छे से जांच करने लगता है। अब इन कपड़ों से इतना तो साफ था कि ये जिस भी लड़की के कपड़े थे वो असल में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी हुई थी। तभी वॉटसन को उस ड्रेस से एक स्लिप मिलती है, और जब शेरलॉक इस स्लिप को पढ़ता है तो इसमें किसी बिलिनी का नाम लिखा होता है। इस पर वॉटसन बताता है कि बिलिनी कंपनी शहर के किनारे शूज बेचती है और ये उसी कंपनी की स्लिप होगी। तो ये सुनकर शेरलॉक कहता है कि तुम उस कंपनी में जाओ और मैनेजर से पूछो कि क्या उन्होंने किसी 5 फुट हाइट की 20 साल से कम उम्र की लड़की को देखा है जो अब कुछ महीनों से गायब है। फिर वॉटसन बिलिनी कंपनी में जाकर वही सवाल करता है। तो इसे सुनकर मैनेजर बताता है कि हाँ, ऐसी एक लड़की थी, उसका नाम सारा था और वो पहले किसी बूढ़े औरत के यहाँ मेड का काम करती थी, लेकिन न्यू ईयर की शुरुआत में उसे काम से निकाल दिया गया था और फिर वो हमारे यहाँ नौकरी मांगने आई, पर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया था।
इतने में सीन शेरलॉक पर शिफ्ट होता है, जो रॉबर्टा से मिलने गया था। फिर शेरलॉक रॉबर्टा से कुछ देर बात करके पूछता है कि क्या उसके पास जॉर्जिना का कोई ऐसा सामान है जो जॉर्जिना हमेशा अपने साथ रखती या पहनती थी। तो रॉबर्टा को याद आता है कि जॉर्जिना अपने डांसिंग शूज हमेशा पहनती थी, और ऐसा कहकर रॉबर्टा वो डांसिंग शूज निकालने जाती है। लेकिन तभी शेरलॉक पूछता है कि जॉर्जिना ने वो शूज कहां से बनवाए थे। तो रॉबर्टा जवाब देती है, बिलिनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से। अब इसे सुनकर शेरलॉक का शक पूरा पक्का हो जाता है। आगे वॉटसन वापस आकर शेरलॉक को बताता है कि मैंने फर्स्ट विक्टिम सैरा के बारे में छानबीन की, तो पता चला कि सैरा की लाश मेडिकल एग्जामिनर को पानी में तैरते हुए बिना कपड़ों के मिली थी। साथ ही एग्जामिनर को लगा था कि सैरा ने खुद की जान ली होगी, इसलिए उसने गांव के अंदर ही सैरा का फ्यूनरल अरेंज करवाकर उसकी लाश को कॉफिन में दफना दिया। अब इसे सुनकर शेरलॉक वॉटसन से कहता है, वॉटसन, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। तुम्हें किसी भी तरह से सैरा की लाश उस कब्र से निकलवानी होगी। तो इस तरह अब अगले ही दिन वॉटसन कुछ लोगों के साथ मिलकर सैरा की लाश कब्र से निकलवा देता है। वहीं आज के दिन जॉर्जिना का फ्यूनरल था, जिसे अटेंड करने शहर के बहुत सारे अमीर लोग आए थे, और यहाँ शेरलॉक भी मौजूद था। शेरलॉक ये बात अच्छे से जानता था कि फ्यूनरल अटेंड करने जॉर्जिना का किलर भी जरूर आएगा, इसीलिए उसकी निगाहें हर तरफ घूम रही थी। तभी फ्यूनरल से लौटते वक्त कुछ मेहमान नोटिस करते हैं कि इमोजन नाम की एक लड़की उनके बीच में नहीं है। अब ये देखकर शेरलॉक पूछता है कि क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि इमोजन जो सिर्फ 13 साल की थी, उसे किलर सबके बीच से ही उनके सामने से किडनैप करके ले गया। अब ये जानने के बाद शेरलॉक अपने घर पर आकर वायलिन बजाने लगता है। दरअसल शेरलॉक ये तभी प्ले करता है जब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हो। इसके बाद शेरलॉक वॉटसन से पूछता है कि उसे पहली विक्टिम सैरा की लाश से क्या मिला। तो वॉटसन शेरलॉक को एक काफी लंबा कपड़ा दिखाता है जो सैरा के गले के अंदर फंसा हुआ था। इसे देखकर शेरलॉक कहता है कि हमें इस किलर को किसी भी तरह से ढूंढना होगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमोजन जो किडनैप हुई थी, वो रास्ते में कुछ लोगों को सही सलामत मिल जाती है, और इसी के साथ यहाँ पर इमोजन के हाथ में किलर का वही रेशम वाला कपड़ा था। अब इस खबर के मिलते ही शेरलॉक लेस्ट्रेड के पास पहुंचता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे इमोजन से खुद तहकीकात करने दी जाए। लेकिन लेस्ट्रेड बताता है कि इमोजन फिलहाल बहुत घबराई हुई है, और अगर ऐसी हालत में उससे किलर के बारे में पूछा गया तो वो और भी ज्यादा शॉक में चली जाएगी। लेकिन शेरलॉक इस बात का भी हल निकाल लेता है। कुछ समय के बाद लेस्ट्रेड शेरलॉक को बताता है कि हमने उस लेडी का पता लगाया जिसके यहाँ सैरा पहले काम करती थी। उसका नाम लेडी मरियम था। साथ ही मरियम ने सैरा को न्यू ईयर के वक्त इसलिए काम से निकाला था क्योंकि सैरा उनके प्राइवेट कपड़े, सॉक्स और कुछ कपड़े चुराते हुए पकड़ी गई थी। अब शेरलॉक पूछता है कि क्या उस वक्त कोई ऐसा आदमी था जो सैरा के साथ मैडम मरियम के घर में जॉब करता था। तो ये सुनकर लेस्ट्रेड उसे ऐसे आदमियों की एक लिस्ट दे देता है। अब इसे देखकर शेरलॉक चार्ल्स एलन का नाम पढ़ता है और बताता है कि ये शू मेकर तीनों केसेस से जुड़ा हुआ है। सैरा के मर्डर के दौरान ये सैरा के साथ उसी घर में काम करता था। एलिस के मर्डर से पहले यही आदमी एलिस के शूज बनाने आया था, और जॉर्जिना के मर्डर के वक्त भी इसी शख्स को जॉर्जिना के डांस शूज बनाने के लिए हायर किया गया था। शेरलॉक कहता है हमें किसी तरह से इस आदमी को बुलाकर उससे तहकीकात करनी होगी। आगे शेरलॉक वॉटसन की वाइफ को डिपार्टमेंट में बुलाता है। असल में वॉटसन की वाइफ जेनी एक साइकाइट्रिस्ट थी, और जेनी को डिप्रेस्ड पीड़ित लोगों से बात उगलवाना अच्छे से आता था। तो इस तरह से आगे जेनी ही इमोजन का बयान लेती है, जहां इमोजन उसे याद करके बताती है कि किलर उसे किडनैप करके एक अजीब सी जगह पर ले गया था। उसने उसके हाथ पैर बांध दिए थे और फिर वही करने की कोशिश की जो वो बाकी विक्टिम्स के साथ कर चुका था। लेकिन अचानक से वो घबरा गया और जल्दी से उसे बेहोश करके सीढ़ियों के पास खड़ा कर दिया, और जब मैं उन सीढ़ियों से नीचे आई तो मैंने खुद को सड़क पर पाया। ये सुनकर जेनी पूछती है कि क्या तुमने उस किलर का चेहरा देखा। तो तभी सीन शेरलॉक पर शिफ्ट होता है, जिसने यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए चार्ल्स एलन यानी उस शू मेकर को बुलाया था। अब शेरलॉक कहता है अजीब बात है, जितने भी विक्टिम्स मरे हैं उन सबसे आप किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। तो चार्ल्स कहता है हो सकता है ये सब एक कोइंसिडेंस हो। इसके बाद शेरलॉक चार्ल्स से और भी सवाल पूछता है, लेकिन चार्ल्स साफ साफ कहता है कि उसका इन तीनों कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, और तीनों क्राइम के वक्त वो कई लोगों के सामने हॉल में मौजूद था, जिसे वो साबित भी कर सकता है। ये सुनकर शेरलॉक कहता है कि ठीक है, फिर आप जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले आपको अपने फिंगरप्रिंट्स हमारे यहाँ दर्ज कराने होंगे। इस तरह से चार्ल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसके लिए मान जाता है। अब अगले सीन में शेरलॉक जेनी से मिलता है,
तो जेनी बताती है कि इमोजन ने किलर का चेहरा देखा हुआ है, लेकिन अभी उसकी मानसिक हालत बहुत खराब है। फिलहाल हमें उसे घर भेज देना चाहिए। जिसके बाद शेरलॉक कुछ सोचकर कहता है कि ठीक है, फिर उसे घर भेज दो। ऐसा कहकर शेरलॉक उस कमरे में जाता है जहां चार्ल्स अपने फिंगरप्रिंट दर्ज करवा चुका था। इसके बाद शेरलॉक चार्ल्स को लेकर बाहर निकलता है और उसे झूठ बोलकर एग्जिट गेट की बजाय हॉल की तरफ से ले जाता है। अब इसी हॉल में इमोजन की माँ इमोजन को घर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, वैसे ही इमोजन चार्ल्स को देखते ही घबराकर चिल्लाते हुए कहती है कि यही वो दरिंदा है जिसने मुझे किडनैप किया था। ये सुनकर शेरलॉक चार्ल्स को फौरन अपने साथ दोबारा अंदर ले जाता है, जबकि वॉटसन इमोजन को किसी तरह से शांत कराता है। फिर अगले सीन में जेनी शेरलॉक पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन शेरलॉक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ किलर को जल्द से जल्द पकड़ने से मतलब है। आगे थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर चार्ल्स के फिंगरप्रिंट्स लेकर आता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड उन फिंगरप्रिंट्स को किलर के फिंगरप्रिंट्स से मैच कराता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं होते। अब इसे देखकर शेरलॉक भी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद कोई सबूत न मिल पाने के कारण इन लोगों को चार्ल्स को रिलीज करना पड़ता है। फिर उसी रात शेरलॉक रॉबर्टा के घर जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपनी बहन के कातिल को पकड़ना चाहती हो तो मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन इंग्लैंड के किंग और क्वीन आने वाले थे। आज इसी दिन के लिए सभी डांसिंग गर्ल्स तैयार हो रही थी और इन्हीं में से एक रॉबर्टा भी थी। यहाँ रॉबर्टा ने जानबूझकर शेरलॉक के कहने पर अपने शूज के नॉट सिल्क के कपड़े के बनवाए हुए थे। वहीं आज के इस प्रोग्राम में शेरलॉक का साथी वॉटसन शहर के सभी जाने माने अमीर लोगों के साथ मौजूद था और हम देखते हैं कि चार्ल्स भी वहाँ पर आया हुआ था। इसी दौरान वॉटसन एक फ्रेंच आदमी से मिलता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन है। खैर, अब यहाँ डांस परफॉर्म शुरू होता है और इस परफॉर्मेंस के दौरान चार्ल्स की आंखें सिर्फ रॉबर्टा के पैरों पर टिकी होती है। फिर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद रॉबर्टा अकेले आराम करने चली जाती है और तभी चार्ल्स रॉबर्टा के पास ड्रिंक लेकर आता है। जिसके बाद जैसे ही रॉबर्टा चार्ल्स का दिया हुआ ड्रिंक पीती है तो वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। पर तभी अचानक से वही फ्रेंच आदमी आकर चार्ल्स को पकड़ लेता है। अब उसी वक्त वहाँ वॉटसन और सिक्योरिटी वाले भी पहुंच जाते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि वो फ्रेंच आदमी असल में शेरलॉक होम्स था। वो असल में वहाँ भेष बदल कर आया था ताकि उसकी गैर हाजिरी में चार्ल्स कोई गलती करे और रंगे हाथों पकड़ा जाए। अब चार्ल्स को दोबारा पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड शेरलॉक के इस मूव को कुछ समझ नहीं पाता। तभी शेरलॉक कहता है कि चार्ल्स के फिंगरप्रिंट्स को दोबारा से चेक करिए, उसी से गुत्थी सुलझेगी। फिर लेस्ट्रेड कहता है लेकिन दोबारा फिंगरप्रिंट चेक करने से क्या होगा? तो शेरलॉक बताता है कि जिसे हमने पिछली बार पकड़ा था वो असली चार्ल्स नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई था, यानी आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स। और अब जिस इंसान को पकड़ा है वो असली चार्ल्स है। असल में चार्ल्स जब भी लड़कियों को अगवा करता था तब उसका भाई लोगों के सामने मौजूद रहकर उसकी अलीबाई बनाता था। इसी कारण से दोनों भाई कभी भी पकड़ में नहीं आए। लेकिन जो भी हो, फिलहाल हमें चार्ल्स के भाई को ढूंढना होगा क्योंकि वो अभी भी फरार है। फिर थोड़ी देर बाद चार्ल्स की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर शेरलॉक निराश होकर कहता है कि इसका मतलब असली किलर अभी भी फरार है और जिसे हमने पकड़ा है वो फिर से नकली चार्ल्स ही है। तभी इतने में सीन रॉबर्टा पर शिफ्ट होता है जो अपने कमरे में होती है, लेकिन तभी असली चार्ल्स आकर रॉबर्टा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेस्ट्रेड चार्ल्स के भाई को मार मार कर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है कि चार्ल्स रॉबर्टा को लेकर कहाँ गया होगा। फिर आखिर में बहुत मार खाने के बाद चार्ल्स का भाई मान जाता है कि वो उन्हें उस जगह तक ले जाएगा। इसके बाद लेस्ट्रेड के ऑफिसर्स चार्ल्स के भाई को जेल से बाहर ले जाते हैं ताकि वो उन्हें चार्ल्स तक ले जा सके। लेकिन रास्ते में वो ऑफिसर्स पर हमला करके उन्हें मारता पीटता है और किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। वहीं वॉटसन भागते भागते सीधे लॉरेन के घर जाता है और उनसे पूछता है कि चार्ल्स ने सबसे लंबे समय तक सिर्फ आपके घर पर ही काम किया है, तो क्या आपको उसकी कोई ऐसी जगह याद है जहाँ वो अक्सर जाया करता था? तो ये सुनकर लॉरेन को एक लोकेशन याद आती है जिसके बारे में वो वॉटसन को बता देती है। फिर उस जगह का पता चलते ही शेरलॉक और वॉटसन दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें चार्ल्स की वो ड्रेस दिखती है जिसे वो रॉबर्टा को पहनाने की तैयारी में था। इधर चार्ल्स उन्हें देखते ही रॉबर्टा को होस्टेज बना लेता है। तभी शेरलॉक चार्ल्स को समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ पागलपन है, ये डिजायर पूरी करने से खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ती जाएगी और तुम इसी चक्कर में और भी मासूम औरतों की जान लोगे। लेकिन चार्ल्स उसकी बात नहीं सुनता और रॉबर्टा का गला दबाने लगता है।
अब इसे देखकर शेरलॉक चार्ल्स के सामने ही वो सिल्क वाला कपड़ा फाड़ देता है जिसे चार्ल्स ने रॉबर्टा के लिए तैयार किया था। तो ये देखकर चार्ल्स गुस्से में शेरलॉक पर टूट पड़ता है, लेकिन शेरलॉक उसे गिरा देता है। फिर इतने में ही चार्ल्स का जुड़वा भाई वहां आकर शेरलॉक पर पीछे से हमला करता है, पर शेरलॉक उसके घुटने में गोली मारकर उसे भी नीचे गिरा देता है और दोनों भाई एक साथ पकड़े जाते हैं, जबकि रॉबर्टा जिंदा बच जाती है। आगे इन दोनों भाइयों को जेल भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद वॉटसन और जेनी की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसमें शेरलॉक भी काफी खुश नजर आता है। आखिर में हम देखते हैं कि अब शेरलॉक का जेनी और औरतों के प्रति नजरिया बदल चुका है और वो इनकी इज्जत करने लगा है। इधर शेरलॉक वॉटसन और जेनी को अकेले समय बिताने के लिए कहकर खुद वहां से अलग हो जाता है। वो अकेले बैठकर सिगरेट पीता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।